नमस्कार, विद्या न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करना और कमेंट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बात करेंगे हम नेपाल की सियासत की। नेपाल में 3 दिनों तक जो कोहराम मचा, जो घमासान हुआ, जो तोड़-फोड़ आगजनी हुई, ऐसा लगा जैसे वहाँ पर अब क्रांति होने वाली है। लेकिन जब भी लीडरलेस कोई मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है जिसका कोई नेता नहीं होता, तब भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। वही नेपाल के सामने भी समस्या आकर के खड़ी हो गई है। 2 दिन तो इन्होंने जम के आगजनी की, तोड़-फोड़ की। नतीजतन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंतरिम सरकार कैसे बनेगी। एक नाम उभर करके आया, सुशीला कार्की का, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल हैं और अपने सख्त एडमिनिस्ट्रेशन फैसलों के लिए जानी जाती हैं। उम्र 72 साल हो गई है। आज कार्की का नाम पीछे हो गया और कुलमान घिसिंग का नाम आ गया है। ये इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के वहाँ के सीईओ रहे हैं। इंजीनियर हैं, एमबीए किए हैं, काफ़ी डैशिंग पर्सनालिटी इनकी मानी जाती है कि इन्होंने नेपाल में न सिर्फ बिजली की समस्या हल की थी बल्कि बिजली निर्यात करने लगा नेपाल इनके नेतृत्व में। लेकिन केपी शर्मा ओली के सरकार से इनकी नहीं पटी, इनको हटा दिया गया। इसी साल हटाया गया, जिसको लेकर के सड़क पर लोग आ गए थे कि घिसिंग को क्यों हटाया जा रहा है। लेकिन सरकार के पास तब ताकत थी, अब उन्हीं को आगे करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सिर्फ एक नाम कोई नहीं चल रहा है, अब तीसरा भी नाम आ रहा है। एक दुर्गा प्रसाई हैं जो मेडिकल कारोबारी हैं, दक्षिण पंथ के समर्थक माने जाते हैं। उनको भी सेना ने बातचीत के लिए बुलाया। जैसे ही उनके बारे में जेएनजी को पता चला, वैसे ही वो भड़क गए कि आर्मी मनमानी करने की कोशिश न करे। दरअसल आर्मी के सामने भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। नागरिक सरकार बनाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम होता है, और वो भी तब जब आपके पास कोई लीडर ही नहीं है। बालेन शाह का नाम आया, जो कि काठमांडू के मेयर हैं, उनका भी नाम पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि अनुभव की कमी पड़ रही है और वो खुद भी शायद इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि अंतरिम सरकार में क्या इंटरेस्ट लें। इस समय चुनौती जो है नेपाल के सामने, किसी तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण और उसका नेता चुनना। और इधर जेएनजी में क्या हुआ है कि आपने तोड़-फोड़ भी कर ली, मारपीट भी कर ली, जो मिला सामने मंत्री उसको पीटा, पूर्व प्रधानमंत्री की उम्र नहीं देखी, उनकी पत्नी की उम्र नहीं देखी, जो मर्जी आया सो किया, और अब आपको एक नेता चुनने में दिक्कत हो रही है। तो हुआ क्या है कि कल रात को यानी बुधवार को और बृहस्पतिवार को इन लोगों को सेना मुख्यालय बुलाया जा रहा है बातचीत के लिए, और वहीं पे इनमें आपस में ही रोड पे हो गई है मारपीट। कई गुट बन गए हैं। कोई किसी को किसी नाम पे आपत्ति है, किसी को किसी नाम पे आपत्ति है। और अब जो नेपाल की राजनीति है, वहां पर आपको याद है ना, पहले राजशाही हुआ करती थी। राजशाही को खत्म करके और राष्ट्रपति प्रणाली लागू की गई। और अब एक बार फिर से, मतलब बीच में भी इसको लेकर आंदोलन हुआ, राजशाही को लेकर के पुराने सिस्टम को लाइए। अब एक बार फिर से जो है राजशाही की भी के लिए भी बैटिंग हो रही है कि वो सिस्टम ज़्यादा अच्छा था रादर देन दिस वन। तो एक गुट उसका भी समर्थन कर रहा है। तो जेएनजी जो भीड़ है, जो युवाओं की भीड़ है, उसमें कई गुट बन गए हैं। अब उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। जिसको जिम्मेदारी संभालनी, जैसे सेना इस समय जिम्मेदारी संभाल रही है कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे कुछ ना होने पाए, उसको पसीने छूट रहे हैं कि जितने दिन तक गवर्नमेंट का निर्माण नहीं होता है, गठन नहीं होता है सरकार का, उतने दिन तक सारी की सारी जिम्मेदारी और ब्लेम उसके ऊपर आए। तो उसे नेता चुनना भी है, बातचीत भी करनी है, और ये जो भीड़ है इसको संभालना भी है। सुशीला कार्की जो है वो 72 साल की उम्र में कहाँ तैयार हो रही थी, उन्होंने तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आर्मी चीफ पहुंचे और उनको मनाया। न जाने कितनी देर तक मान मनोबल का वो चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, तब जाकर के वो किसी तरीके से भारी मन से तैयार हुई थी। आज उन्हीं के नाम पे ऑब्जेक्शन हो गया और ये हो गया नहीं, कुलमान घिसिंग होना चाहिए क्योंकि वो डैशिंग पर्सनालिटी है, कंपैरेटिवली यंग हैं, वो सख्त फैसले लेते हैं, वो करप्शन के अगेंस्ट हैं, तो वो फिट बैठते हैं।
तो अब क्या कुलमान सिंह का जो नाम आया है, वो नाम कल तक रहेगा? क्योंकि अब तो फैसला ही नहीं हो रहा है। यानी कि आर्मी को तो और किसी से बातचीत करना उनको गँवारा ही नहीं है। वो ये भी नहीं चाहते हैं, भीड़ ये भी नहीं चाहती है कि आर्मी किसी से ऐसे आदमी से बात करे जिसको हम नहीं चाहते हैं। मतलब आप और किसी से रायशुमारी नहीं कर सकते, जिससे हम कहेंगे उसी से रायशुमारी कीजिए। अब जो आएगा, क्यों कोई आने में हिचकिचा रहा है? जो आएगा उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? एक तो मौजूदा परिस्थिति को सँभालना और दूसरा जो है निर्धारित समय में 6 महीने के अंदर 6 प्लस महीने के अंदर 1 साल के अंदर चुनाव कराना। चुनाव में जो है उसमें आप चाहें तो पार्टी बना लो अपनी या किसी पार्टी में शामिल हो जाओ और उसके बाद चुनाव लड़िए, जीतिए, आइए, प्रधानमंत्री बनिए, मंत्री बनिए। ये यदि वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसके तहत आकर के जो कुछ करना है कीजिए। तो ये एक जो है ना टेढ़ी खीर हो गया है, वहाँ की स्थिति को सँभालना टेढ़ी खीर हो गया है। वजह ये है कि अंतरिम सरकार का गठन, एक नाम पे सहमति नहीं बन पा रही है। मेढक को तोड़ने का मतलब समझते हैं? मान लीजिए कि आप मेढक तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये मुहावरा है, तो उसमें क्या होता है? जैसे ही मेढक को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ले आकर के बिठाए, तब तक एक उसमें से फुदक करके निकल जाता है, तो वो कभी तोल नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये काम करना मेढक को तोड़ने जैसा है। वही स्थिति हो गई है। एक गुट को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, दूजे को मनाओ तो तीजा रूठ जाता है। अब आपस में ये लोग पहले ये तो तय कर लें कि देखिए ये 5 लोग हैं जो आपसे बात करेंगे और ये 5 लोग जो फैसला कर लेंगे वो हम मान जाएँगे। ये भी स्थिति नहीं है। जब आप तोड़-फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मंत्री, मौजूदा मंत्री को दौड़ा-दौड़ा करके पीट रहे थे, तब तो लग रहा था कि आप क्रांति कर देंगे। लेकिन भीड़ में कभी फैसला नहीं होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए, छोटा सा छोटा देश हो या बड़ा सा बड़ा देश हो, देश छोड़िए, एक सूबा को चलाने के लिए, एक जिला को चलाने के लिए संतुलन बहुत ज़रूरी है। धैर्य, संयम, समझदारी, सख्त फैसला आप ले सकते हैं, सख्त फैसला लीजिए, लेकिन पहले इन सब चीज़ों को तो होना ज़रूरी है। अब वो इनमें दिख नहीं रही है तो बात बनेगी कैसे? तो अब देखते हैं कि अभी कितने दिन तक बातचीत का सिलसिला चलता है, क्योंकि अभी तो कंट्रोल पूरा के पूरा जो है आर्मी के हाथ में है और ये भी हो सकता है कि ये सिलसिला लंबा चले। यदि किसी एक नाम पे सहमति नहीं बनती है तो ये सिलसिला लंबा भी चल सकता है और लंबा चलेगा तो आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, एक बार तो बात समझ में आ ही रही है धीरे-धीरे, ये युवा अपने मन से आंदोलन नहीं कर रहे थे। इसमें से बहुत बड़ी संख्या होगी जो ये बात न जानती हो और अपने मन से आंदोलन कर रही हो, स्वतः स्फूर्त हो। लेकिन एक वीडियो जो पूर्व रा एजेंट का चल रहा है, वो तो सरकार बनने के 2-3 महीना बाद ही लकी बिष्ट ने ऐलान कर दिया था पॉडकास्ट में कि ये सरकार चली जाएगी, ओली की। तो ऐसा कैसे है कि ये बिना किसी बाहरी एजेंसी के हस्तक्षेप के हुआ? बांग्लादेश, श्रीलंका, अब नेपाल, ये भी देखिए कि ये भारत के इर्द-गिर्द है और वहीं पे ये सब हो रहा है। सरकारें उखाड़ के फेंक दी जा रही है। तो अभी चुनाव हुए कितना दिन हुआ था? 1 साल, सवा साल, बस। इतने दिन में आप ऊब गए। मान लीजिए कि वो पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट था, कुछ काम नहीं कर रहा था, भाई-भतीजावाद था, उसके अलावा करप्शन था, रोजगार नहीं मिल रहा था, सब कुछ था। तो आप चुनाव में ही पलट दिए होते ना। देश को जिस मोड़ पे ले आकर के जेन जी ने छोड़ दिया है, वहाँ उसमें अंतरिम सरकार का गठन और फिर चुनाव करा करके साफ-सुथरी सरकार का गठन, ये दोनों बहुत बड़ी चुनौती है और इसी में जो राजशाही चाहने वाले हैं, पहले वाली व्यवस्था चाहने वाले हैं, वो भी उनकी भी तादाद ठीक-ठाक है वहाँ पे। वो अपना चाहते हैं कि अब यही वो मौका है जिसमें सिस्टम को बदल दिया जाए। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अब सिंह का नाम सबसे आगे हो गया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।